तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है अकबर से, क्योंकि हमें पता है कि बाबर और हुमायूं इतना जो है मुग़ल एम्पायर को इतना कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। बाबर 4 इयर्स ही रहे थे और जो हुमायूं का एम्पायर है वो 10 इयर्स रहा, पर वो रहा ऐसे ही कि इन्वेजन्स होते रहे और वो अपने ब्रदर से भी लड़ता रहा। तो जो है रियल जिसने कंसोलिडेट किया मुग़ल एम्पायर वो अकबर को ही माना जाता है। तो अकबर से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मुग़ल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें मतलब सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि आते हैं सबसे ऊपर एम्परर, उसके बाद उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर जो है मीर बख्शी आते हैं जो कि मिलिट्री के इंचार्ज होते हैं, और ये सदर आते हैं जो कि रिलीजियस अफेयर्स के इंचार्ज होते हैं। जुडिशल मिनिस्टर्स आते हैं, वक्नवीस आते हैं जो कि उनको डे टू डे अफेयर्स की जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका एस्पिनेज का काम करते हैं। तो ये सब आते हैं। और खाने सामान आते हैं जो कि उनके मतलब मैनेज करते हैं अफेयर्स के एम्परर के। चीफ काजी वगैरह आते हैं जो कि जुडिशल मैटर में मतलब हेल्प करते हैं मुस्लिम से रिलेटेड। फिर अगर बात करें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन पे जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे सूबेदार आते हैं। फिर उसके नीचे ऐसे ही दीवान, बख्शी, सदर, काजी, वक्नवेस, कोतवाल, बिचकवेस। बिच्चे वो होते हैं जो कि आमिल की तरह ही होते हैं और उन्हीं की तरह वो काम करते हैं। फिर अगर बात करें प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो फिर आते हैं परगनाओं में। तो परगनाओं में होते हैं शिकदार, आमिल। शिकदार जो है वो मेन मतलब जैसे कि एम्परर होते हैं वैसे मतलब जो परगना लेवल पे जो काम करते हैं उनको शिकदार बोलते हैं। और जो आमिल है वो लैंड रेवेन्यू वगैरह उनसे जो डील करते हैं वो ऑफिसर होते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको कानूनगो, पटवारी, चौधरी ये मिलते हैं, मुकदम। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको कोतवाल मिलते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। तो ये जो है वो होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो डील करते हैं मुग़ल की। फिर अगर हम बात करें कि मुग़ल गवर्नमेंट के जो है रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है उनका, तो वो लैंड रेवेन्यू से ही जनरेट होता है। और पनिशमेंट्स वगैरह जो मिलती हैं उनके जो फ़ाइन वगैरह लगता है उससे, गिफ्ट्स वगैरह जो मिलते हैं उनसे। तो इन सब चीज़ों से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और फेमस जो है टोडरमल जी का अकबर के टाइम में उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, चेंजेस किए थे थोड़े बहुत। जैसे कि उन्होंने नस्क सिस्टम लेके आए थे, वो गुलबख्शी सिस्टम लेके आए थे। तो नस्क सिस्टम जो है वो बंगाल साइड में और गुलबख्शी सिस्टम जो है वो सिंध, काबुल, कश्मीर वगैरह साइड में, रीजन में उस साइड में आया था। जो नस्क सिस्टम है वो इक़्तिदारी सिस्टम की तरह ही है, और जो गुलबख्शी सिस्टम है वो बटई सिस्टम जो होता है उसकी तरह ही है। जैसे कि हमने उसमें शेरशाह सूरी के टाइम में भी बात करी बटई कंकूत जब्ती के बारे में। बटई जो फसल होने से पहले ही बता दीजिए कि भाई ये होएगी आपकी। कंकूत जो वो स्टैंडिंग क्रॉप पे रखा जाए टैक्स, और जब्ती जो कि 3 to 4 ईयर्स के लिए फिक्स ही हो जाए उस पर लगता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड और मेजरमेंट ऑफ लैंड होने लगी। तो पट्टा एंड कबूलियत सिस्टम भी आया कि भाई आप कबूल करते हो ना ये लैंड आपकी है या नहीं है। तो वो सब सिस्टम वही है जो कि शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किए थे। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने किया पोलाज, परोती, छज्जर, बंजर। तो ये जो है वो लैंड की क्लासिफिकेशन थी कि भाई लैंड कैसी है। अगर तो एवरी ईयर जिस पे टैक्स लग सके उसको तो बोलते थे पोलाज, कि ये पोलाज वाली लैंड है। जिस पे 2 ईयर्स में लगे उसे परोती बोला जाता था, जिस पे 3 ईयर्स पे लगे उसे छच्छर बोला जाता था, और जो 5 ईयर्स तक की रेमिट किए जा सके टैक्सेस से उसे बंजर बोला जाता था। बंजर यानी कि फैलो लैंड, जो कि मतलब कोई काम की नहीं है उसको। तो इन्हीं को ही लैंड पे रेवेन्यू मतलब इस तरह से करता था। और हाई, मिडल, लो ऐसे लैंड की सब क्लासिफिकेशन अगर करें तो उसमें क्लासिफिकेशन होती थी।
फिर कैश में जो है सिस्टम जो है वो डील होता था, और काफ़ी सारे काम किए गए थे पीजेंट्री के लिए, सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती थी, और कहा जाता था मतलब वही कि भाई रेमिट कर दिया जाता था टैक्स अगर जो है ड्रॉट या फ्लड्स वगैरह की कंडीशन हो जाती थी तो, या फिर दे नहीं पाते थे तो उनमें। फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने आपको बता ही दिया कि फाइन्स वगैरह लग जाते, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह, माइंस वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे। तो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो यही था, इन सब चीज़ों पे ही लगता था कि लिटरेचर पे और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लगता था। और मिलिट्री सिस्टम की बात की जाए तो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम, ये दो सिस्टम जो हैं वो इस टाइम भी प्रेवलेंट रहे। जो जागीरदारी सिस्टम है उनमें अकबर को काफ़ी फ्लॉज दिखे, जो कि क्योंकि जागीरदारी सिस्टम पहले से चला आ रहा था, तो अकबर ने अपना न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी सिस्टम जो था वो ऐसा सिस्टम था कि हेरिडेटरी नहीं था, कि किसी ऑफिसर को अगर मनसब दे दिया 5000 का, 10,000 का या 2000 का, तो उस ऑफिसर के बाद जो उसके चिल्ड्रन को वो नहीं मिलेगी प्रिविलेज जो उस मनसबदार को मिलता था, जो कि पहले जागीरदार या फिर जागीरदारी सिस्टम में जो था प्रेवलेंट। तो इसमें ये था। फिर सैलरीज दी जाती थी मनसबदार को भी, और मनसबदार के जो नीचे काम करते हैं उसको वो मनसबदार ही देता था। वो एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया जाता था कि भाई आप इस एरिया के मनसबदार हो, तो आपको कलेक्ट जैसे करना है वैसे कर सको। मतलब ये है मनसबदारी और जागीरदारी से डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी पावर की, और इतना ज़्यादा बर्डन किंग पर नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही मैटर सॉल्व कर लिया करते थे। फिर अगर कोई काम में मतलब अगर किसी एक्सपीडिशन में ले जाना होता था तो मनसबदार को ले जाया जाता था, और अगर उसका काम अच्छा लगता था तो उसे प्रमोशंस भी दिए जाते थे। फिर 3 ग्रेड्स होते थे मनसबदार के सैलरी के, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो 30,000 तक के लोगों को मिलती थी, और 30,000 से और ₹10 तक भी मिलती थी, मतलब ऐसे भी था, रैंक के हिसाब से मिलती थी रैंक। और सेकंड कैटेगरी में 29,000 से ₹82 तक के मिलती थी। थर्ड कैटेगरी में 28,000 से और ₹75 तक का मिलता था। फिर फंक्शन ऑफ मनसबदार की बात करें कि भाई ये था कि भाई सिविल कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसे दे दिया जाता था और उसे वो करना पड़ता था। और जैसे कि राजा टोटरमल और बीरबल जो हैं वो भी एक मनसबदारी थे। फिर मिक्स रेस की बात की जाए तो मिक्स रेस होती थी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पठान हो, तुर्क हो, हिंदू हों, मुग़ल्स हों, तो मिक्स रेस होती थी मनसबदारी भी में भी। ब्रांडिंग एंड डिस्क्रिप्टिव रूल दिए जाते थे कि भाई यूनिटी मेंटेन करना अपने आर्मी की, इन सब चीज़ों में। एस्टेट सिस्टम था कि जो भी है उसकी मतलब प्रॉपर्टी, अगर उसकी डेथ हो जाती है मनसबदार की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि एम्परर के द्वारा। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड सर्विस रूल्स फॉर मनसबदार, तो कुछ रूल्स और भी थे मनसबदार के लिए। और ये था कि अकबर के टाइम जब ये आया तब जो है मनसबदार कम थे, 1658 थे। धीरे धीरे ये मनसबदार जो है वो बढ़ते गए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन था तो इसलिए कोई मना भी नहीं कर पाया, और सब इसकी जो है हेल्प लेना भी चाहते थे। तो जहांगीर के टाइम में 2069 थे, शाहजहाँ के टाइम में 8000 थे, और औरंगज़ेब के टाइम में तो ये 11,456 मनसबदार थे। तो इसलिए ही धीरे धीरे जब इनके ऊपर पावर जो है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की रिलाई होने लगी, तो इस वजह से ये भी एक मतलब कॉज बना कि मुग़ल एम्पायर क्यों रूइन हुआ इंडिया में। फिर इनके अगर मेरिट्स की बात की जाए तो इन्होंने ओल्ड जागीरदारी सिस्टम को जो है बिल्कुल रूइन कर दिया था, लेकिन डिफेक्ट्स भी थे इनमें, और ये हेरिडिटरी नहीं था वगैरह। लेकिन डिफेक्ट्स क्या थे कि लग्जरियस लाइफ जीते थे ये, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई यही से हमें जो है जितना हम ले सकें ले लें, हमारे रीजन में कोई नहीं आ सकता, हमारे रीजन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
और जो सोल्जर्स थे वो लॉयल थे मनसबदार को, तो उन्हें किसी का डर ही नहीं था कि भाई रॉयल जो है वो ऊपर है मनसबदार से भी, तो वो मनसबदार की ही मानने लग गए थे, चाहे वो सोल्जर्स हों, आर्मी मैन हों, कोई भी हो। जागीरदारी सिस्टम में तो खैर ये आपको पता ही है कि कैटेगरीज थी काफ़ी, 4-5 कैटेगरीज में डिवाइडेड था जागीरदारी सिस्टम। जैसे कि एक तनख्वाह जागीर थी, जो कि तनख्वाह मतलब सिंपली दी जाती थी। फिर वतन जागीर थी, जो कि उसको दी जाती थी जो कि अपने मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करे, फिर उसे अपने ही घर में मतलब जिस भी स्टेट का वो है उधर ही उसे जागीर दे दी जाती थी। फिर मशरूत एक जागीर थी, जो कि एक्स्ट्रा फोर्सेस रखे अगर वो, तो उसमें मतलब जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगता था, तो उसमें दी जाती थी। फिर इनाम जागीर, अगर कोई खुश हो तो उसे मतलब तो उसको जागीर दे दी। अलतमगा जागीर जो है वो और जहांगीर ने अडॉप्ट की थी। ये सब जो जागीर थी वो तो अकबर की थी। अलतमगा जागीर जो है वो जहांगीर ने अडॉप्ट की थी, और वो ये थी कि वतन जागीर डोमिनेशन, 1 सेकेंड, हाँ, जो है वो हेरिडिटरी होती थी, और जो अलतमगा जागीर है वो देती थे अगर किसी का वर्क अच्छा लगे तो उसे वो दे दी जाती थी कि भाई तुम अपने एरिया में ही वर्क करो। वर्किंग ऑफ जागीरदारी सिस्टम जो है वो यही था कि आमिल, फोटदार, कारकुन, कानूनगो, चौधरी, विलेज लेवल तक के, और खालसा वगैरह, तो ये सब वर्क किया करते थे। और वकिया नवीस, खुफिया नवीस, ये जो है इनके रिपोर्ट रखते थे। पर रिपोर्ट क्या है, वो फिर एक्सेस तो बन ही जाता है, अलायंस बन ही जाता है इनका, तो वो कभी कभी नहीं भी बताते थे। तो जागीरदारी सिस्टम का मेरिट्स की बात करें हम, तो उनके ये थे कि भाई स्ट्रिक्ट विजिल रखा जाता था जागीरदार पे, क्योंकि वकिया नवीस वो अलायंस अगर ना बने तो उनसे, तो वो स्ट्रिक्ट विजिल रखते थे। फिर द सिस्टम जो था वो लैंड रेवेन्यू के लिए रखा था। फिर जागीरदार्स मेंटेन हॉर्स एंड सोल्जर फॉर विच दे वर डिप्यूटेड ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ नीड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मुगल रूलर्स हैड ट्रेमेंडस फोर्स, तो ट्रेमेंडस फोर्स हो गई थी मुगल के पास। और जागीरदार, ऐसा कहा जाता है, अब ये मानना तो नहीं जा सकता, पर कहा जाता है कि जागीरदार जो थे वो लॉयल थे टू द मुगल एम्परर। फिर डिफेक्ट्स जो है वो यही हैं कि भाई आफ्टर डेथ ऑफ अकबर द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ जागीरदार्स। अब जब लार्ज नंबर पे जाए तो वे डिक्रीज द टेरिटरी ऑफ द किंग, एक तो टेरिटरी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और औरंगज़ेब के रीजन में तो 80% जो है गवर्नमेंट की जो लैंड है वो इन पे ही डिपेंड थी। इनकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल थी जागीरदार्स की। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब, जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी हो गई थी, और इसके हमें एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें निज़ाम ऑफ हैदराबाद में, और मुर्शिद कुली खान ऑफ बंगाल की, तो उससे हमें पता भी लगता है कि भाई हाँ इन्हें, और चाहे अवध की बात कर लो, सदत खान वगैरह, तो ज़मींदार जो है वो जो है असाइन करते थे कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, लेकिन जो है वो फ्रिक्शंस पैदा कर देते थे ज़मींदार में और जागीरदार में। तो वो भी एक प्रॉब्लम था मुग़ल एम्पायर को कि भाई ज़मींदार को कैसे मनाए रखें और जागीरदार को कैसे मना कर रखें। फिर इन द इवेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जागीर इन द मिडल ऑफ द ईयर द ओल्ड एंड न्यू जागीरदार्स, तो क्या है वो शिफ्ट कर देते थे। अगर जैसे इन्हें स्ट्रिक्ट विजिल रखा जाता था ना एस्पिनेज के द्वारा, और एस्पिनेज अगर ये बोल देते थे कि भाई ये वहाँ पे अच्छी तरह रूल नहीं कर रहा, तो इनकी जो है ट्रांसफ़र भी कर दी जाती थी जागीरदार्स की। तो वो परमानेंट एक प्लेस पे नहीं रह सकते थे, और रेवेन्यू जैसे कि जनरेट ना कर पाएँ अच्छा, तो ट्रांसफ़र होती रहती थी इनकी। और जागीरदार में कुछ टाइम के लिए was dependent on military expenditure to far off place. Under these circumstances,
ही फेल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम हिज जागीर। तो रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो फिर रेवेन्यू ही जब कलेक्ट नहीं होएगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा। तो ये सब डिफेक्ट्स भी हैं जागीरदारी सिस्टम के और मनसबदारी सिस्टम के। तो आज हमने जैसे कि डिस्कस किया कि भाई मुग़ल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करती थी, उनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था, कैसे नहीं था। कल हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में कि जहांगीर कैसा था, कैसा नहीं था। सो थैंक यू सो मच।